यहाँ से हम लोग जो है प्लेटफॉर्म से सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये सेट 2 का जो है डिस्कशन फॉर्म है, डिस्कशन फुल डिस्कशन देखते हैं, क्योंकि इसका डिस्कशन जो है बहुत अच्छा है दोस्तों, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। विषाणुओं में उपापचयी एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित रहता है। ध्यान रखें कि विषाणुओं में उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित रहता है। विषाणु निर्जीव होता है, जिसके कारण विषाणु में उपापचयी प्रक्रिया नहीं होती। विषाणु में जो है उपापचयी प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि विषाणु जो है निर्जीव होता है। ध्यान रखेंगे। जीव के शरीर में प्रवेश करने के बाद विषाणु सक्रिय हो जाता है। जीवों के शरीर में प्रवेश करने के बाद विषाणु सक्रिय हो जाता है। उपापचयी क्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। उपापचयी क्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। उपचय एवं अपचय, उपचय एवं अपचय, ठीक है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, ध्यान रखेंगे। उपचय की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। उपचय की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और अपचय की क्रिया में ऊर्जा टूटती है। अपचय की क्रिया में ऊर्जा टूटती है। अलाइनाइट थेरियम का अयस्क है। अलानाइट जो है थेरियम का अयस्क है। थेरियम के 3 अयस्क हैं, अलानाइट, मोनोजाइट एवं थोरेनाइट। थोरियम के 3 अयस्क हैं, अलानाइट, मोनोजाइट एवं थोरेनाइट। ये जो है थोरियम के 3 अयस्क हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक उपयोगी थोरियम भारत में पाया जाता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक उपयोगी थोरियम भारत में पाया जाता है। थोरियम एक्टिनाइड्स है। थोरियम जो है एक्टिनाइड्स है। इसकी परमाणु संख्या 90 होती है। थोरियम की परमाणु संख्या 90 होती है। भारत के केरल राज्य में विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत के केरल राज्य में विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। केरल के मालवार तट में मोनोजाइट तथा कोंकण तट एवं उत्तरी सरकार तट में अलानाइट पाया जाता है, ठीक है। भारत में थोरेनाइट अयस्क नहीं पाया जाता। थोरेनाइट अयस्क नहीं पाया जाता है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। 73 नंबर क्वेश्चन है। मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं, ठीक है। मेढक के दांत जो है होमोडोंट होते हैं। छिपकली और मेढक के सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। छिपकली और मेढक के सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। फिर है थीकोडोंट। ऐसे दांत है जो मसूड़ों में धंसे होते हों। उदाहरण मनुष्य का दांत। ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं उसे क्या कहते हैं? थीकोडोंट। थीकोडोंट किसका है? तो ये मनुष्य का है। फिर है हेरोडोंट। हेरोडोंट वैसे दांत है जो भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं। हेट्रोडोंट वैसे दांत जो भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं। मनुष्य का दांत जो है आपको थीकोडोंट, ठीक है, हेट्रोडोंट तथा डाइपोडोंट प्रकार के होते हैं, ठीक है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांतें होती हैं, जैसे इंजायर और कैनाइन, प्रोमोलर, मोलर, ठीक है। इंजायर एंड कैनाइन, प्रीमोलर एवं मोलर होता है, ठीक है। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ आदि जीव सरीसृपों के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन वर्गों के प्राणी सामान्यतः श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं। इनका हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है। लेकिन मगरमच्छ उभयचर है, जो अपवाद है, जिनका हृदय 4 कक्षीय होता है। लेकिन मगरमच्छ जो है उभयचर, जो अपवाद है, जिनका हृदय 4 कक्षीय होता है। मत्स्य वर्ग में रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा जीव आते हैं। मत्स्य वर्ग में रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा जीव आते हैं। पक्षी वर्ग के जीवों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है। पक्षी वर्ग के जीवों में 4 प्रकोष्ठ होता है। न उड़ सकने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग तथा एमू होते हैं। न उड़ सकने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग तथा एमू होते हैं। इनका शरीर समतापी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है। प्रबल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है। प्रबल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे। ठीक है, पोटेशियम OH जो है ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, KOH NaOH तथा BaOH2 आदि प्रबल क्षारक हैं। दुर्बल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, जैसे AlOH3 NH4OH आदि। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल ये है आपको H2SO4। ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 आदि ये जो है प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, जैसे HCN CH3COOH HCOOH आदि ये जो है दुर्बल अम्ल हैं। दाब के लिए सूत्र बल या क्षेत्रफल होता है। दाब के लिए सूत्र बल या क्षेत्रफल होता है। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब एक आदिश राशि है। दाब क्या है? एक आदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल अथवा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि सतह के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए बल की मात्रा में वृद्धि या कमी की जाए तो सतह पर पड़ने वाला दाब में भी क्रमशः वृद्धि एवं कमी हो जाती है। एक एकल मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, क्योंकि दो पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इससे होकर ऊष्मा प्रवाहित नहीं होने देती, क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। क्योंकि वायु जो है ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, वायु न तो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने देती है और न ही बाहरी ठंडा को अंदर आने देती है। वायु न तो शरीर के गर्मी को बाहर निकलने देती है और न ही बाहरी ठंडा को अंदर आने देती है। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उनमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचारण होता है ऊष्मा चालकता कहलाता है। ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्येक पदार्थ की ऊष्मा चालकता अलग अलग होती है। जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता है या बहुत कम होता है उन्हें ऊष्मीय कुचालक कहते हैं। ठीक है, लकड़ी, कांच, वायु, गैस, सिलिका, कपड़ा, ऊन तथा रबर आदि ऊष्मा का कुचालक पदार्थ है। लकड़ी, कांच, वायु, गैस, सिलिका, कपड़ा, ऊन तथा रबर आदि ऊष्मा के क्या हैं? ये कुचालक पदार्थ हैं। एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद वहीं का बारीकी सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है का कारण है अपवर्तन है। ध्यान रखेंगे, कारण अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण जल में पड़ी मछली ऊपर दिखाई देती है, तो अपवर्तन के कारण जो है जल में पड़ी मछली ऊपर दिखाई देती है। अपवर्तन बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वो अपवर्तन बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने वास्तविक पथ से विचलन होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण ही स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई देता है तथा रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका सूत्र। ठीक है, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है अपवर्तन का। अब आपतित किरण और अभिलंब और विरल यहाँ पे और सघन की अवस्था को बताया हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। हमारे शरीर का पीएच सीमा 7.0 से 7.8 होता है। ठीक है, 7.0 से 7.8 होता है। ठीक है, पीएच का अर्थ हाइड्रोजन आयन की क्षमता है।
पीएच का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की क्षमता, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की क्षमता। पीएच वह पैमाना है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाने की खोज कौन किया था, सोरेनसन ने की थी। पीएच पैमाने की सीमा 0 से 14 होती है। पीएच पैमाने की सीमा जो है 0 से 14 होती है। पीएच जो है बड़ा पीएच से बड़ा होता है 7 तो विलयन अम्लीय है। ठीक है, पीएच अगर जो है 7 बड़ा हो तो विलयन कैसा है, ये अम्लीय है। अब पीएच बराबर 0 तो विलयन कैसा है, ये उदासीन है। ठीक है, उदासीन है। और पीएच बड़ा है 7 से तो विलयन कैसा है, तो ये क्षारीय है। पीएच बड़ा है 7 से तो विलयन कैसा है, क्षारीय है। अम्ल और क्षार की शक्ति क्रमशः उत्पादित H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, 5.6 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। इलियम जो है छोटी आंत का अंतिम भाग है। छोटी आंत भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र है। ठीक है, इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। छोटी आंत भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होता है। इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत के अधिकतम भाग में रसांकुर ठीक है, रसांकुर पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। रसांकुर जो है छोटी आंत में पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। छोटी आंत के 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है ग्रहणी है, उसके बाद जो है मध्यांत्र है, उसके बाद शेषांत्र है। ठीक है, आइए देखते हैं। शेषांत्र छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है। शेषांत्र जो है छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है। इसकी दीवार मध्यांत्र से पतली होती है। यह बड़ी आंत उड़ुक या स्कीम में खुलता है। यह बड़ी आंत उड़ुक या सिकम में खुलता है। ठीक है, इस भाग में रसांकुर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कि पचे हुए भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। छोटी आंत की शुरुआती भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल एवं वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ठीक है, तो छोटी आंत की शुरुआती भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। इसके शेषांत्र में पचे हुए पोषण पदार्थों का अवशोषण होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन जीवद्रव्य तंतु कहलाते हैं। जीवद्रव्य कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को मिलकर बनता है। जीवद्रव्य कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को मिलाकर बनता है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह कोशिका का जीवित भाग है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, यह कोशिका का जीवित भाग है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। मध्य पटलिका एक परत है जो 2 आसन्न पादप कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्ति को एक साथ जोड़ देती है। ठीक है, टोनोप्लास्ट एक एकल झिल्ली होती है जो रिक्तिका को अवशोषित करके इसके कोशिका द्रव से पृथक करती है। माइक्रोफाइब्रिल ग्लाइकोप्रोटीन और सेल्यूलोज से युक्त एक बहुत ही महीन तंतु या फाइबर जैसे किनारा होता है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। दिए गए सभी विजीव कारक खाद्य सामग्री के भंडार को क्षति पहुंचाते हैं। पॉइंट इसका देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ के भंडारण को क्षति पहुंचाने वाले दोनों कारक जैविक और अजैविक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों के भंडार को क्षति पहुंचाने वाले दोनों कारक हैं जैविक और अजैविक जिम्मेदार होते हैं। जैविक कारक होते हैं कीड़े, कृंतक, कवक, घून, बैक्टीरिया आदि। जैविक कारक होते हैं कीड़े, कृंतक, कवक, घून, बैक्टीरिया
आदि। और अजैविक कारक होते हैं भंडारण स्थान में उचित नमी का होना और तापमान, वायु, जल आदि, ये जो है अजैविक कारक हैं, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैविक और अजैविक में कारकों के कारण वजन में कमी, उत्पाद का रंग फीका पड़ना, खराब अंकुरण क्षमता, गुणवत्ता में गिरावट आता है। जैविक और अजैविक में कारणों के कारण वजन में कमी, उत्पाद का रंग फीका पड़ना, खराब अंकुरण क्षमता, गुणवत्ता में गिरावट आता है। ये सभी खराब विपणन क्षमता का कारण बनाते हैं। खाद्य सामग्री के गोदामों के व्यक्तिगत प्रबंधन और उचित उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। 84 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। औषधियाँ सम्मिलित रूप नमूना को वर्णलेखिका का उपयोग करते हुए अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। क्रोमैटोग्राफी कार्बनिक यौगिक के पृथक्करण और शुद्धिकरण की एक तकनीकी है जो उन मिश्रणों के लिए लागू होती है जिसमें घटकों को अलग अलग अवशोषण क्षमता को आधार बनाते हुए घटकों में अलग अलग अवशोषण क्षमता होती है। क्रोमैटोग्राफी का उपयोग निम्नलिखित है। डाई में रंगों को अलग करने के लिए जो है क्रोमैटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। पिगमेंट को प्राकृतिक रंगों से अलग करने के लिए किया जाता है। खून से दवा अलग करने में होता है। काली स्याही के रंगीन घटकों को अलग करने में होता है। समुद्री जल से नमक को पृथक करने के लिए सरल आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। समुद्री जल से नमक को पृथक करने के लिए सरल आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। स्पिरिट तथा जल को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। स्पिरिट तथा जल को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है क्योंकि इस विधि में वैसे दो द्रव्य के मिश्रण को अलग किया जाता है जिनके पदार्थों के बीच क्वथनांकों का अंतर बहुत ही कम होता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखें। जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले धनात्मक सिरे के समीप निर्मित होते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट दिया हुआ है। यदि इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। यदि इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन के बुलबुले तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज सर्वप्रथम स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने 1772 ईस्वी में की थी। ठीक है, ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस है। इसे ठंडा करने पर यह नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन है। एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि यह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। विश्राम अवस्था के उदाहरण देख लें। जमीन पर लगे हुए पेड़ पौधों में लटके फल, ये क्या है? विश्राम अवस्था है। मेज पर रखी पुस्तकें, एक चलती ट्रेन में बैठा हुआ यात्री के सापेक्ष उसके सहयात्रियों की स्थिति भी ये विश्राम अवस्था है। एक निकाय गति की अवस्था कहलाएगी यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कहलाती है तो क्या कहलाएगी? एक निकाय गति की अवस्था कहलाएगी। यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो निकाय गति की अवस्था कहलाएगी। गति के उदाहरण देख लें। चलती हुई ट्रेन, झरने से गिरते हुए जल, फुटबॉल मैदान में खिलाड़ियों की गति। 87 नंबर क्वेश्चन है। जाइलम एवं फोलियम दोनों चालन उत्तक हैं। जाइलम एवं फोलियम दोनों चालन उत्तक हैं। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं क्योंकि यह पौधे के विभिन्न भागों में खनिज, लवण तथा भोजन का संवहन करते हैं। जाइलम एवं फोलियम दोनों जो है चालन उत्तक हैं। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि ये पौधे के विभिन्न भागों में खनिज, लवण तथा भोजन का संवहन करते हैं। जाइलम उत्तक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पौधों के जड़ से जल तथा खनिज लवण की पत्तियों तक पहुंचाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोलियम के बारे में देखते हैं। फोलियम जाइलम की भांति जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। फोलियम जाइलम की भांति जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, फोलियम कहाँ पाया जाता है?
जाइलम की भांति जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फोलियम एक संचयक ऊतक है। फोलियम एक संचयक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। जाइलम एवं फोलियम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुमूर्तिदर्शी बहुलित परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। कैलिडोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है। ठीक है। कैलिडोस्कोप जो है एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के रेखा गणितीय आकृतियों को देखने के काम आने वाला उपकरण है। कैलिडोस्कोप जो है एक वैज्ञानिक उपकरण है जो यह विभिन्न भिन्न प्रकार के रेखा गणितीय आकृतियों को देखने के काम आने वाला उपकरण है। कैलिडोस्कोप में दो या दो से अधिक परिवर्तन सतह एक कोण पर एक दूसरे की ओर झुके होते हैं, जिससे एक या अधिक वस्तुओं पर बार बार परिवर्तन के कारण इन दर्पणों के एक छोर को दूसरे छोर से देखने पर नियमित सममित पैटर्न के रूप में दिखाया जाता है। बहुरूपदर्शक कई सस्ती सामग्रियों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं। यह बच्चों के लिए ऑप्टिकल खिलौने के रूप में कार्य है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम पौधे और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है। 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। ठीक है। भारत सरकार द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण और जैव विविधता अधिनियम है। जैविक विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या वृद्धि करते हैं। ठीक है। प्रतिजैविक रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्र करते हैं। प्रतिजैविक औषधियाँ सूक्ष्म जीवाणु जैसे मोल्डस, कवक आदि से बनाई जाती है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन आदि कुछ महत्वपूर्ण प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। फॉस्फोलिपिड का उपयोग लिपोसोमल, एथोसोमल और समामिक, मौखिक और पेरेंटल दवाओं के अन्य नैनो फॉर्मुलेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है। टीका जो है एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है। ठीक है। इसके जिसका प्रयोग से किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। 91 नंबर क्वेश्चन है, भोजन पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन जो है पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। जल, सूर्य का प्रकाश तथा CO2 का प्रयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जंतुओं में मनुष्य में ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्त कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है। 6O2 यानी ऑक्सीजन 6O2 मिल करके एंजाइम 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 KCI या 38 ATP। ठीक है। 673 KCI या 38 ATP ये आपको निकलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ATP को कोशिका का ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। ATP को कोशिका का ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, तो ये आपका बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है। सूर्य के का प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा एक ग्लूकोज बनाते हैं, उसके बाद जल, उसके बाद ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है। 92 देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन,
मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का आकार अमीबा के जैसा होता है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का आकार अमीबा के जैसा होता है, अनियमित होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसकी आयु 6 से 13 दिन की होती है। 6 से 13 दिन की होती है। मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या 5000 से लेकर 9000 तक होती है। यह अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होता है। नेक्स्ट है, यह हमारे शरीर के सैनिकाय या गार्ड के रूप में कार्य करता है। WBC का आकार व्यास में 12 UM तथा 17 UM होता है, जो RBC का लगभग 3 गुना होता है। ठीक है, RBC का 3 गुना होता है। RBC की आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, और WBC का 12 UM और 17 UM होता है। ठीक है, जो RBC की लगभग 3 गुना होता है, और RBC की आकृति गोलाकार होती है। भारतीय शहर गुवाहाटी में नीलाचल हिल्स है। भारतीय शहर गुवाहाटी में नीलाचल हिल्स है। कामाख्या मंदिर जो है, कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा नरकासुर ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राजा नरकासुर ने करवाया था। कामाख्या मंदिर का निर्माण राजा नरकासुर ने करवाया था। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण जो है आपको कोच वंश के राजा नर नारायण ने करवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण कोच वंश के राजा नर नारायण ने करवाया था। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला का आयोजित किया जाता है। ठीक है, कामाख्या मंदिर में जो है अम्बुबाची मेला का आयोजित किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखें। लार में लिंगुआ ऑल लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। लार में लिंगुआ ऑल लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं, जो वसा को विघटित करता है। लिंगुआ ऑल लाइपेज पाचन एंजाइमों के एक परिवार का सदस्य है, जिसे ट्राइसिलग्लिसरॉल लाइपेज EC यानी 3.1.1.3 कहा जाता है। लार के साथ मुंह में छोड़ा गया एंजाइम आहार लिपिड के पाचन में पहली प्रतिक्रिया उत्प्रेरित करता है, जिसमें डाइग्लिसराइड प्राथमिक प्रतिक्रिया उत्पादित होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च का पाचन करता है। छोटी आंत में उपस्थित लाइपेज एंजाइम भी वसा का पाचन कर उसे वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देती है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है। जटिल खाद्य पदार्थ एंजाइम की सहायता से सरल खाद्य पदार्थ में विघटित हो जाता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, जिनका उपयोग जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए करते हैं। एंजाइम शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं। एंजाइम जो है शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं। एंजाइम और उपयोग। लाइसोजाइम ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एक बार और देखें, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लाइपेज वसा को पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हार्मोन सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। एंजाइम में बाह्य स्रवी ग्रंथि से स्रवित होता है। एंजाइम जो है बाह्य स्रवी ग्रंथि से स्रवित होता है। हार्मोन अंतःस्रवी ग्रंथियों से स्रवित होता है। एंजाइम एवं हार्मोन दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने वर्ष 1998 में कालीकट में पदार्पण किया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने वर्ष 1498 में कालीकट में पदार्पण किया था। सर्वप्रथम मई 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तम मासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, कालीकट के शासक जोमिरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। वास्को डिगामा ने मसालों के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। ठीक है,
1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रोला के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़ा जो है भारत आया। ठीक है, 1500 में। वास्को डिगामा अक्टूबर 1502 में दूसरी बार भारत आया। 1502 में दूसरी बार भारत आया और 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी, कोचीन के पास। इसके बाद कुन्नूर 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। कुन्नूर 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। 99 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में पहली संसदों की कुल संख्या 78 थी। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी थी? 78 है, ध्यान रखेंगे। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या 78 है। लोकसभा संसद की प्रथम या निम्न सदन होता है। लोकसभा संसद की प्रथम या निम्न सदन इसको बोला जाता है। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 1976 से लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। प्राथमिक लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहती है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल से 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। ठीक है, 1952 से 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मालवंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत श्यानम थे। 100 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ़ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है। जब क्षमा दान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्रता है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा की गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का पद का सृजन किया गया है। 101 नंबर क्वेश्चन देखें। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच के अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करने की दायित्व मुखिया का होता है। यदि मुखिया ग्राम सभा की बैठक का आयोजन विनिर्दिष्ट रीति से नहीं कर पाता है तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जानकारी में इस तथ्य के लाए जाने पर वह ऐसी बैठक का आयोजन कर सकेगा। आइए 103 नंबर क्वेश्चन है। माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दिन को अमावस्या दिवस या न्यू मून डे के रूप में मनाया जाता है। माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दिन को अमावस्या दिवस या न्यू मून डे के रूप में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी न पहुंचकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती है, जिसके कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्णतः अंधेरा हो जाता है। इस स्थिति को चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होती है। चंद्रग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होती है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है। पूरा चंद्रमा ढक जाने पर पूर्ण चंद्रग्रहण होता है, जबकि असंत ढक जाने पर आंशिक चंद्रग्रहण कहलाता है। मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ 108 नंबर क्वेश्चन देखें। तापी नदी अरब सागर से मिलती है। तापी नदी या ताप्ती नदी अरब सागर से मिलती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा है, उसके बाद ताप्ती है, उसके बाद माही है, उसके बाद साबरमती है, पेरियर है, मांडवी है, जुआरी आदि जो है ये अरब सागर में गिरती है। पेरियर भी जो है अरब सागर में गिरती है।
मांडवी अरब सागर में, जुआरी भी अरब सागर में गिरती है। तापी या ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों यानी मुल्ताई नामक स्थान से होता है। यह भी भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में खंभत की खाड़ी में गिरती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। गिरना नदी इसके बाएं तट तथा अरुणावती नदी इसके दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोंड जनजाति के पुजारी इनमें से कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे गोंड जनजाति के पुजारी को भूमका कहा जाता है, भूमका कहा जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति के पुजारी को भूमका कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो भारत के लगभग 13 राज्य में निवास करती है। ठीक है, इनका मुख्य संकेंद्रण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह द्रविड़ परिवार की जनजाति है। इनकी भाषा गोंडी है। इनके मुख्यतः देवता बूढ़ा देव, दुल्हा देव, बूढ़ा पेन यानी सूर्य हैं। इन जनजातियों को भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास रहता है गोंड जनजाति को। ठीक है, नेक्स्ट है 110। मियाँ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मियाँ तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका मूल नाम रामतनु पांडे था। इसका मूल नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, इसकी मुख्य कृतियां हैं मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कुन्हार आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के राजश्री में थे। ठीक है, तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के राजश्रय में थे। 111 नंबर क्वेश्चन है। वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के वस्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति को सार्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2020 में यह दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करता है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन में लगभग 22% हिस्सेदारी है। भारतीय संविधान का भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है। 112 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के भारत में विलय क्षेत्र की जनसंख्या से, अर्जित भूमि के भारत में विलय क्षेत्र की जनसंख्या से। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें से है। संविधान के भाग 5
के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को की पदावधि पद ग्रहण का तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि का उल्लेख है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 114 नंबर क्वेश्चन, राज्य कोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM को 2003 में अधिनियमित किया गया था। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से एक विधिक एवं संस्थागत ढांचे के रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत मिली है। इसके मुख्य विशेषताएं देख लें। राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा विशेष परिस्थितियों में ही घोषित लक्ष्यों को पार कर सकेगा, जैसे राष्ट्र सुरक्षा, आपदा एवं राष्ट्रीय संकट आदि। भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम के अतिरिक्त किसी और प्रकार से रिजर्व बैंक से उधार नहीं ले सकता। भारत सरकार अर्थोपाय या अग्रिम के अतिरिक्त किसी और प्रकार से रिजर्व बैंक से उधार नहीं ले सकता है। केंद्र सरकार अपने राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता लाने संबंधी कदम उठाएगी। वित्त मंत्री द्वारा आम बजट में घोषित लक्ष्यों के संदर्भ में सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय की त्रैमासिक समीक्षा बनाकर उसे संसद की सम्मुख प्रस्तुत करेगी। FRBM की समीक्षा हेतु NKC समिति बनाई गई थी। FRBM की समीक्षा हेतु NKC समिति बनाई गई थी। 115 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 271 का संबंध संघरोध शासन की अवज्ञा से है। कोविड-19 के दौरान धारा 271 सक्रिय हो गई थी। भारत में विधि कोड लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। भारत में विधि कोड लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया गया था। ये कुछ जो है ध्यान रखेंगे। कोविड-19 के दौरान धारा 271 सक्रिय हो गया था। ठीक है। भारत में विधि कोड लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। IPC धारा 271 के अंतर्गत क्वारंटाइन किए जाने का प्रावधान शामिल है। IPC धारा 271 के अंतर्गत क्वारंटाइन किए जाने का प्रावधान शामिल है। यदि कोई जानबूझकर कानून का उल्लंघन करता है, कोई संक्रमण रोग फैलाता है, तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाएगा। अब आइए देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। मुंबई के तटीय क्षेत्र में दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा द्वीप, जिसे धारापुरी के रूप में भी जाना जाता है, एक द्वीप है जो अरब सागर के मुंबई हार्बरी में स्थित है। यह द्वीप के गुफा मंदिर एलिफेंटा गुफाओं के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिन्हें चट्टान से उकेरा गया है। 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता ने एलिफेंटा द्वीप का नामकरण किया था। महाराष्ट्र में स्थित प्रसिद्ध स्थान मलेश्वर या रत्नागिरी जिला, प्रसिद्ध स्थान शिव मंदिर है। यहाँ पे महाराष्ट्र में मलेश्वर या रत्नागिरी जिला में शिव मंदिर है। रंजनगांव में रंजनगांव गणपति मंदिर है। जेजूरी यानी पुणे में भगवान खंडोबा मंदिर है। आइए 117 नंबर देखते क्वेश्चन। राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार 1952 में किया गया था। राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार 1952 में किया गया था। यह नियम 30(1) के तहत सभापति द्वारा हर वर्ष गठित किया जाता है। इसमें सभापति राज्यसभा का जो समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं सहित 11 सदस्य होते हैं। ठीक है।
व्यवसाय सलाहकार समिति की बैठक आमतौर पर हर गुरुवार दोपहर को होती है, जब सदन सत्र में होती है या किसी अन्य दिन माननीय सभापति की सुविधानुसार। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव लक्षद्वीप का है। 118 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। बिहार में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। पंचायत समिति के उतने निर्वाचित सदस्य होंगे जितनी संख्या समय समय पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जा सकेगी। पंचायत समिति का प्रत्येक सदस्य पंचायत समिति क्षेत्र की यथासंभव 5000 की जनसंख्या के निकटतम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक पंचायत समिति में इसके सदस्यों के कुल स्थानों में 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित दिए गए हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता था। नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता था। नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। 1860 में उन्होंने लंदन में सेंट थॉमस अस्पताल में अपनी नर्सिंग स्कूल की स्थापना के साथ नर्सिंग की नींव रखी थी। यह दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल था। 1853 या 56 में क्रीमिया युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज किया था। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। कस्तूरबा गांधी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास गांधी की पत्नी थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 120 देखें, गैसोलीन का पर्याय पेट्रोल है। यह C5C11 हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को पेट्रोल कहा जाता है। इसका उपयोग मोटर ईंधन में होता है। C7C18 डीजल होता है। यह गाड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक मीथेन है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक मीथेन है। LPG नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। लार अम्लीय प्रकृति का होता है। लार जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका pH 6.8 होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। लार में टॉलिन तथा लाइसोजाइम नामक 2 पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। मेढक मछली तथा व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। मेढक मछली तथा व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। लार में उपस्थित टाइलिन भोजन के स्टार्च को डाइसेक्राइड मल्टोस में तोड़ देती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम तथा थायोसाइनाइड आयन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों के जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए ये आपका सूत्र है। ठीक है, 122 नंबर देखें, ब्रह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक है जो जंतुओं तथा मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मांसपेशियों में अस्थि को जोड़ को टेंडन कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को जो है लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं और अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। 123 नंबर है, मेन कुन, रगडोल और सोमाली बिल्ली की नस्लें हैं। मेन कुन, रगडोल और सोमाली बिल्ली की नस्लें हैं। भारत में बिल्ली की 8 प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में बिल्लियों के करीब 37 नस्लें पाई जाती है। बाघ, चीता और तेंदुआ बिल्ली की बड़ी नस्लें हैं। कुत्ते की प्रजातियां परिहार, चिंपी, पराई, मुधेल, हाउंड,
रजपलम, कन्नी, गीध, मुत्ता, कोम्बाई, रामपुर, ग्रहण, जोनिंग, कुमाऊं, मिस्टिक और बखरवाल जो है ये कुत्ते की प्रजाति है। वर्तमान समय में हाथियों को केवल 2 प्रजाति जीवित है, एलिपस और लक्सोडंटा 2 प्रजाति जीवित है। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस वर्ष 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। लोगों को डिवर्मिंग कीड़ों से मुक्त स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाया जाता है। 125 नंबर है, लोक लेखा निधि उस लेन देन को के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक द्वारा दिए गए लेख परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। आकस्मिकता निधि उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में दिया गया है। संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में दिया गया है। अब आइए 126 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसे सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। वे वस्तुएं जिनकी सहायता से उत्पाद का निर्माण किया जाता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। वस्तु जो पूरी तरह से बिक्री हेतु तैयार होती है उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। एक बेसबॉल में 108 टाँके होते हैं। एक बेसबॉल में 108 टाँके होते हैं। बेसबॉल को आच्छादित करने के लिए 108 से सिले हुए डबल टाँके का उपयोग किया जाता है। बेसबॉल खेल का जन्मदाता संयुक्त राज्य अमेरिका है। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, ताइवान, क्यूबा और डोमिनिक गणराज्य का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, ताइवान, क्यूबा और डोमिनिक गणराज्य का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय ने छाऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। भारतनाट्यम तमिलनाडु की है। कथकली जो है कथकली केरल की है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुर की है। कथक उत्तर प्रदेश की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, और उसके बाद जो है सत्रिया नृत्य जो है असम का है। सत्रिय नृत्य असम का है। मोहिनी अट्टम जो है मोहिनी अट्टम एक केरल की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक J.R. हिक्स थे। J.R. हिक्स एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक को माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पर विशेष फोकस किया गया है। मैथमेटिक्स एनालिसिस फॉर इकोनॉमिस्ट्स नामक पुस्तक के लेखक R.G.D. एलन थे। ए रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक एडविन कैनन थे। द परचेंजिंग पावर ऑफ मनी के लेखक इरविंग फिशर थे। भारत में पहली बार सोने के सिक्के यवन राज्य द्वारा जारी किए गए थे। इंडो ग्रीक शैली के सिक्कों पर सर्वप्रथम राजा नाम और तिथि अंकित किया गया था। इंडो ग्रीक शैली के सिक्कों पर सर्वप्रथम राजा नाम और तिथि अंकित किया गया था। इंडो ग्रीक शैली के सिक्कों पे ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे शुद्ध सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। भारत में सबसे शुद्ध सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम इंडो ग्रीक के या हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया था। कुषाण शासकों में विम
कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया था। कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। 131 बिहू असम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिहू असम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिहू असम में फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम में फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है। बिहू फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। बिहू फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है। असम में अलग अलग समय में 3 अलग अलग रूपों में बिहू मनाए जाते हैं। ठीक है। अप्रैल में बीज बोहाग बिहू जिसे रंगोली बिहू भी कहते हैं। जनवरी में माघ बिहू जिसे भोगोली बिहू भी कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में केला बिहू जिसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं। असम राज्य के अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार है बैसगु, रजनी, गबरा, रोंगकर, देहिंग पटकई, बोहांगियो, बिशु, अम्बुबाची आदि जो है ये असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल और कूली जैसा उपन्यास लिखे। ठीक है, देख लें यहाँ पे लेखक और किताबें। पीबी नरसिम्हा राव द इनसाइडर, आर.के. नारायण गाइड लिखा है। अनीता देसाई इन कस्टडी, लुइस फिजर गांधी और स्टालिन, चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट है अमित चौधरी ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है। और सतीश गुजराल ए ब्रूस विथ लाइफ, विक्रम सेठ सूटेबल बॉय, नवीन चावला मदर ट्रेजा, शशि अहलूवालिया नेताजी एंड गांधी, कमला दास माई स्टाई। 133 नंबर क्वेश्चन है। सिगिरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र श्रीलंका में पाए जाते हैं। सिगिरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र श्रीलंका में पाए जाते हैं। सिगिरिया भित्ति चित्र 1300 साल पहले सिगिरिया पहाड़ी पर चित्रित किए गए थे। सिगिरिया भित्ति चित्र अजंता गुफाओं की चित्रकला गुप्त शैली से कुछ समानता रखता है। सिगिरिया भित्ति चित्र अजंता गुफाओं के चित्रकला जो गुप्त शैली से कुछ समानताएं रखता है। दाम्बुला गुफा मंदिर में बुध, इंद्र, विष्णु और कई राजाओं की मूर्तियों के साथ 5 गुफाएं हैं। दाम्बुला गुफा मंदिर में बुध, इंद्र, विष्णु और कई राजाओं की मूर्तियों के साथ 5 गुफाएं हैं। 134 नंबर। वारली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र राजा की लोक कला का एक रूप है। वारली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र राजा की लोक कला की एक रूप है। विभिन्न राज्य और उनके प्रमुख लोका चित्रकारी। मधुबनी चित्रकला बिहार से है। पट्टी चित्रकला उड़ीसा से, पिथौर चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश है। काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल कोलकाता से है। चकनकारी चित्रकला उत्तर प्रदेश है। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु से है। फुलकारी चित्रकला पंजाब से है। गौपुरम बुद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गौपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों को गौपुरम विशाल भव्य एवं अलंकृत होता था। बौद्ध स्तूप बुद्ध के अवशेष पर बनाए गए अवशेष हैं। स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। 136 नंबर क्वेश्चन है। हकाकाबो राजी म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हकाकाबो राजी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है। लगभग 5,881 मीटर की ऊंचाई वाला दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। लगभग 5,881 मीटर की ऊंचाई वाला दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हक्का काबो राजी। ध्यान रखेंगे, हक्का काबो राजी ये म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। म्यांमार की पूर्वी भाग कम ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्र है, जिसमें सान पठार और कमनी पठार प्रमुख है।
इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। ठीक है। अर्कानयोमा यह यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। अर्कानयोमा यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणी जो हिमालय की ही पूर्वी मोड़ है। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की प्राकृतिक सलाहकारी होते हैं। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, ठीक है, 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई और वाई के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी से नियोजित थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोजित थे। नेक्स्ट है 139 नंबर, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए थे। फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए थे 1892 में। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में खड़क ग्राम महाराष्ट्र में एक पारसी परिवार में हुआ था। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्धि नेता भारत की आशा भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्धि नेता भारत की आशा भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी को पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बनास नदी महानदी का उपनदी है। बनास नदी जो है महानदी की उपनदी है। बनास नदी चंबल को सहायक नदी है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी राजस्थान राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है। महानदी की सहायक नदियाँ पैरा, मंद, हसदेव, शिवनाथ, दूध नदी, जोक एवं तेल है। महानदी की उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहाव के निकट दंडकर्ण्य से हुआ है। महानदी पर हीराकुंड बांध निर्मित है। महानदी पर हीराकुंड बांध निर्मित है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में कुछ अधिकारियों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में समाहित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक स्थानीय रूप से 1937 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानीय रूप से 1937 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हिलिंगटन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हिलिंगटन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंकों के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं। सर ओसबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है। रंगभूमि, गोदन, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों का लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। रंगभूमि, गोदन, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र को गोदन 1936 में लिखी गई उपन्यास उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गोदन का मुख्य पात्र है होरी, धनिया, गोबर, दत्ता, दीन, रूपा, सोना, मथुरा, राय साहब,
डॉक्टर ममता, प्रोफेसर मेहता, हीरा आदि। गोधन भारतीय किसानों की अमर गाथा है, गोधन भारतीय किसानों की अमर गाथा है। प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र अधूरी उपन्यास है, प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र जो है अधूरी उपन्यास है। मानसरोवर प्रेमचंद्र की कहानियों का संकलन है, मानसरोवर प्रेमचंद्र की कहानियों का संकलन है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। 1921-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 6 स्तंभों पर प्रस्तावित है। वर्ष 2021-22 के बजट में 6 स्तंभ हैं, ठीक है, वो 6 स्तंभ देख लीजिए। पहला हेल्थ है, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर है, समावेशी विकास है, चौथा है मानव पूंजी है, और पांचवा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और गवर्नेंस है, और छठा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम्स गवर्नेंस है, ठीक है। 2021-22 बजट का थीम है आत्मनिर्भर भारत। 2021-22 बजट की थीम है आत्मनिर्भर भारत। भगवान शिव की पूजा करते समय पेरिनी नृत्य रूप का प्रदर्शन किया जाता है। भगवान शिव की पूजा करते समय पेरिनी नृत्य रूप का प्रदर्शन किया जाता है। पेरिनी नृत्य प्रायः पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। पेरिनी नृत्य काकतीय राजवंश के दौरान तेलंगाना में विकसित हुआ था, तेलंगाना में विकसित हुआ था काकतीय राजवंश के द्वारा, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त 240 एडी से 280 एडी द्वारा की गई थी। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत 319 से 20 में चलाई थी। गुप्त काल को साहित्य और संस्कृति दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त II थे। उन्होंने उज्जैन को द्वितीय राजधानी का दर्जा दिया था। सिक्किम राज्य से सागा दाव त्यौहार से जुड़ा है, ठीक है। सागा दाव त्यौहार को ट्रिपल धन्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। सागा दावा त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के चौथे चंद्र महीने की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। सागा दावा त्यौहार बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण से संबंधित है। सिक्किम में मुख्य त्यौहार है लोसर, लुसांग, लहबाब, ड्यूचेन, सगदाव, डुबका, टेसी, भूमचा वे आदि। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। सैंटियागो चिली की राजधानी है। सैंटियागो चिली की राजधानी है। क्विटी इक्वाडोर की राजधानी, क्विटी इक्वाडोर की राजधानी है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है तो रियाल है। चिली की मुद्रा पीसो है। चिली की मुद्रा पीसो है। इक्वाडोर की मुद्रा सुकेर है। इक्वाडोर की मुद्रा सुकेर है। अर्जेंटीना की मुद्रा जो है अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटीना है, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन है। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया। जवाहर रोजगार 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ किया गया था। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार गारंटी प्रारंभ किया था, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल राज्य में शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालबर क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता अली मुसलियार था। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता अली मुसलियार था। मोपला विद्रोह हिंदू जमींदार के विरुद्ध मुस्लिम बटाईदारों द्वारा प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह आगे चलकर सांप्रदायिकों में बदल गया। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में भी था। इस विद्रोह में लगभग 10,000 व्यक्तियों की हत्या किया गया था। तो यहाँ तक रहा आपको सेट नंबर 2 का डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।